हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 10वीं के महत्वपूर्ण प्रश्न यानी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ हम देखने वाले हैं। ये कक्षा 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी होने वाली वीडियो है। आप इसे ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर हम अध्यायवार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आज हमने पहला अध्याय लिया हुआ है, चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर का हम पहला भाग देख रहे हैं। इसमें हमने सभी प्रश्नों को कवर किया है। चलिए हम देखते हैं कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम एक अंक के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जो सत्य सत्य खालिस्तान के अंतर्गत पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को यहाँ देखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है, तो इसका उत्तर है धनात्मक। प्रश्न 2, परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण को कहते हैं, तो परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण हमेशा शांत होता है, तो इसे शांत दशमलव लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 3, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं, तो उनके बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। प्रश्न क्रमांक 4, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, योग या अंतर होता है, तो अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का गुणनफल, योग और अंतर अपरिमेय होता है, इसका उत्तर है अपरिमेय। प्रश्न 5, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है, तो इसका उत्तर है समपूर्णांक 2m के रूप का होता है। प्रश्न 6, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है, तो इसका उत्तर है 2m धन 1 रूप का होगा। प्रश्न क्रमांक 7, एक अशून्य परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, तो इसका उत्तर है सदैव अपरिमेय संख्या। इस प्रकार ही हमने 7 प्रश्न यहाँ देखे। चलिए और आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, n का वर्ग ऋण 1 8 से विभाज्य होगा यदि n है, तो n का जो स्वरूप है वो एक विषम पूर्णांक होगा, इसका उत्तर विषम पूर्णांक। 9, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 तथा LCM 8 है, तब उनका HCF होगा, तो उनका HCF 4 होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, करनी 2 या करनी 3 या करनी 5 एक संख्या है, तो ये सारी संख्याएं जो दी गई हैं ये अपरिमेय संख्या है, तो इसका उत्तर अपरिमेय संख्या। प्रश्न क्रमांक 11, परिमेय संख्या p/q में q को 2 की घात n 5 की घात m के रूप में लिखा जाए तो दशमलव निरूपण होगा, तो इनका दशमलव निरूपण शांत होगा। प्रश्न क्रमांक 12, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, या हम इसे लिखते हैं a बराबर BQ प्लस R, जहाँ R शून्य से बड़ा है या बराबर है और b से हमेशा ये छोटा होगा। भाजक से हमेशा r या शेषफल जो है वो छोटा होता है। प्रश्न क्रमांक 13, यदि LCM 26 91 बराबर 182, तो SCF 26 91 का मान होगा, तो इसका उत्तर है 13। प्रश्न क्रमांक 14, 17/8 का दशमलव प्रसार है, तो इसका उत्तर है शांत आवर्ती। प्रश्न क्रमांक 15, 135 और 225 का SCF है, तो इसका उत्तर है 45। ये एक एक नंबर के प्रश्न हैं जो हमारी बोर्ड परीक्षाओं में एक एक नंबर के प्रश्नों को पूछा जाता है, तो उसके लगभग इस अध्याय से संबंधित क्वेश्चंस ये इस प्रकार अपन लिख सकते हैं। आप इसको वीडियो को रोककर सावधानी से कॉपी पे नोट कर सकते हैं। चलिए हम प्रश्नों पर चलते हैं। कुछ 2 अंक के प्रश्न होते हैं, कुछ 4 अंक के प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। चलिए हम उन प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला जो प्रश्न हमने लिया है वो है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से SCF और LCM ज्ञात कीजिए।
तो पहले हमें 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं तो लगभग कुछ इस प्रकार से हमारे गुणनखंड हमें मिलते हैं। 6 को 2 से डिवाइड करके, फिर 3 से, 20 को इसी तरह से डिवाइड हम करके गुणनखंड इस तरह से हम प्राप्त कर लेते हैं। तो 6 का गुणनखंड 2 गुणा 3 होता है, 20 का 2 गुणा 2 गुणा 5। तो हमारा SCF जो कॉमन फैक्टर है जो दोनों में शामिल है वो हमारा SCF हो जाएगा। तो SCF हमारा 2 होगा और LCM 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 अर्थात 60। यहाँ पर जो कॉमन है उसे एक बार हम लिखते हैं। तो इस तरह हम सभी का गुणा करेंगे तो हमें LCM 60 मिलेगा। तो इस प्रश्न को हम इस तरह हल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। संख्याओं 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड विधि से SCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इसका भी हल हमें उसी तरह से करना है। तो पहले हम 26 और 91 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 26 का गुणनखंड 2 फिर 13 से डिवाइड हो जाएगा, ऐसे 91 7 और 13 से डिवाइड हो जाएगा। अतः इनके गुणनखंड हमें मिलेंगे 26 बराबर 2 गुणा 13 और 91 बराबर 7 गुणा 13। इसमें जो कॉमन है वो है 13 जो है वो हमारा SCF हो जाएगा। और LCM 2 गुणा 7 गुणा जो 13 है उसे हम एक बार लिखेंगे, अतः इनका गुणा करने पर हमें मिलेगा 182। तो LCM 182 और SCF 13 हमें प्राप्त होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है संख्याओं 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि से SCF ज्ञात कीजिए और फिर LCM ज्ञात कीजिए। ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहले हम 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड इस रूप में हमें मिलेगा, 96 का 2 से डिवाइड करेंगे 48, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे और इस तरह हमें इसके इतने गुणनखंड हमें मिलेंगे। ऐसे ही 404 के इसी प्रकार मिलेंगे, जिन्हें हम इस प्रकार लिख सकते हैं 96 का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और 404 का 2 गुणा 2 गुणा 101। तो SCF जो दोनों में कॉमन है तो 2 बार कॉमन है, तो 2 गुणा 2 तो हमारा SCF होता है 4। इसी प्रकार LCM तो जो 2 बार कॉमन है उसे केवल 2 बार ही हम लिखेंगे, बाकी का संख्याओं को हम और गुणा के रूप में लिख देंगे। तो इन सभी का जब हम गुणा करते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 101 और इनका गुणा करेंगे तो 9696 हमें प्राप्त होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसे सावधानी से लिख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4। SCF 306 और 657 बराबर 9 ये दिया है, तो हमें इन्हीं दोनों संख्याएं का LCM ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम एक सूत्र का उपयोग करेंगे। तो इसे इस तरह हल कर सकते हैं। पहले हम लिख लेते हैं कि SCF 306 657 का 9 होता है। तो हम सूत्र लगाएंगे LCM गुणा SCF, यानी कि इन्हीं दो संख्याओं का LCM और उन्हीं दो संख्याओं का SCF का गुणा करें तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर वो होता है। तो यहाँ ये सूत्र लगाने के बाद SCF का पक्षांतर कर देंगे तो LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। इस पे जो मान दिए गए हैं उनको जमा देंगे, यानी दोनों संख्याओं को देखेंगे तो दोनों संख्याएं 306 और 657 हैं, इनका गुणनफल हम करेंगे और HCF का भाग देंगे। तो नीचे HCF को जमा देंगे। भाग करने पर हमें मिलता है 22,338, अतः LCM हमें मिल जाता है 306 657 का, वो है 22,338। इस तरह हम उत्तर तक पहुंच सकते हैं और इससे संबंधित प्रश्नों को हम इस तरह हल कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है क्योंकि इसमें हमने पूरे चैप्टर इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर हमने कवर करने का प्रयास किया है। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहले अभाज्य गुणनखंड हम कर लेते हैं 6, 72, 120 का। तो वो गुणनखंड इस तरह हमें मिलता है, 6 का इस तरह मिलेगा, 72 का इस तरह मिलेगा और 120 का इस तरह हमें अभाज्य गुणनखंड मिलेगा, जिसे हम इस तरह लिख सकते हैं 6 बराबर 2 गुणा 3, 72 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और 120 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इसके बाद हम एचसीएफ देखते हैं, जो तीनों में कॉमन है वो एक तो 2 हमें दिखाई दे रहा है तो 2 को लिख लेंगे और एक यहाँ पर 3 है तो 3 को यहाँ लिख लेंगे जो तीनों में शामिल है। तो 2 गुणा 3 बराबर यहाँ हमें मिलता है 6। तो ये हमारा एचसीएफ होगा। बाकी संख्याओं को हम गुणा के रूप में लिख देंगे और जो कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे तो हमें मिलेगा एलसीएम बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इनका जब गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 360। तो इस तरह हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे कार्य करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वो मार्च कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें एचसीएफ निकालना होगा दोनों संख्याओं का। तो पहले हम गुणनखंड विधि का उपयोग कर लेते हैं। तो 616 का गुणनखंड और 32 का गुणनखंड हम निकाल लेते हैं, जो इस तरह निकलेगा और उसको हम गुणा के रूप में इस तरह लिख सकते हैं 616 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 11 और 32 का होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसके बाद हम एचसीएफ हमें निकालना है, जो दोनों में कॉमन होगा उन गुणनखंडों को हम लिख लेते हैं। तो एचसीएफ बराबर 2 2 2, 3 2 जो हैं आपस में कॉमन हैं तो यहाँ पर तीनों का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, अतः हमारा एचसीएफ होगा 8। तो दोनों को हम 8 स्तंभों के रूप में हम जमाएंगे तो समान स्तंभों में दोनों समूह आ जाएंगे। तो इस तरह हम इसको हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। सिद्ध कीजिए कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम विपरीत मानेंगे। माना कि करनी 5 बराबर a बटे b एक परिमेय संख्या, हमने इसे परिमेय माना है, जहाँ a और b एक पूर्णांक हैं। आगे बढ़ते हैं, दोनों पक्षों में हम वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर हमें मिलेगा करनी 5 का वर्ग बराबर a बटे b का वर्ग। करनी 5 से करनी 5 का गुणा होगा तो 5 बराबर a का वर्ग बटे b का वर्ग। b का पक्षांतर हम 5 की ओर करेंगे तो आ जाएगा 5b का वर्ग बराबर a का वर्ग। फिर 5 का पक्षांतर हम a की ओर करेंगे तो आ जाएगा b का वर्ग बराबर a का वर्ग बटे 5। इससे स्पष्ट ये होता है कि a का वर्ग जो है वो 5 से विभाजित है तो जिसका भागफल b के वर्ग के बराबर मिलता है। अतः a भी 5 से विभाजित होगा तो a बराबर 5 के हमें मिलेगा, जिसे हम जो हमें समीकरण 1 हमने बनाया है b का वर्ग बराबर a का वर्ग बटे 5, तो उसमें हम जमा देंगे। जमाने पर हमें मिलेगा b का वर्ग बराबर 5k का वर्ग बटे 5, अर्थात b का वर्ग बराबर 25k का वर्ग बटे 5। b का वर्ग बराबर 5k का वर्ग, अर्थात 5 का पक्षांतर हम b की ओर करेंगे तो b का वर्ग बटे 5 बराबर k का वर्ग। तो यहाँ समीकरण 2 हमें मिलता है k का वर्ग बराबर b का वर्ग बटे 5, अर्थात b भी 5 से विभाजित होगा। तो समीकरण 1 और 2 से a का वर्ग तथा b का वर्ग 5 से विभाज्य है तो a तथा b भी 5 से विभाज्य होगा।
यह हमारी कल्पना के विपरीत है। विपरीत हमें ये प्राप्त होता है कि ये परिमेय संख्या नहीं है, अतः ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। इसे हम इस तरह हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8। दर्शाइए कि 5 ऋण करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे दर्शाने के लिए हम इसे भी विपरीत मानेंगे, अर्थात इसे हम परिमेय मान लेंगे। तो 5 ऋण करनी 3 बराबर a/b एक परिमेय संख्या है, जहाँ a और b पूर्णांक हैं। इसे हम 5 का पक्षांतर जो है दूसरी ओर करेंगे तो हमें मिलेगा 5 ऋण a/b बराबर करनी 3। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि करनी 3 जो है वो 5 ऋण a/b, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं करनी 3 बराबर 5b ऋण a/3। b का लघुत्तम निकाल कर इसे हम इस प्रकार लिख पाएंगे। फिर इसे हम हल करते हैं तो हमें ये मिलता है कि 5b ऋण a/b एक परिमेय संख्या है, तो करनी 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने पहले प्रश्न में देखा। यह हमारी मान्यता के विपरीत है, मतलब जो हमने माना था उसके विपरीत हमें प्राप्त होता है। अतः हम लिख पाएंगे कि 5 ऋण करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इसमें दो संख्याएं 135 और 225, इनका हमें HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा करना है। तो हम पहले ये पता कर लेते हैं कि इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमने ये पहचान की, तो 225 बड़ी है 135 से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर यदि a में किसी b से भाग दिया जाता है तो भागफल q तथा शेषफल r हमें प्राप्त होता है। क्योंकि इसको और हल करेंगे हम तो इस प्रकार हमें मिलेगा, अर्थात 225 में हम 135 से भाग देंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि 225 बराबर 135 गुणा 1 धन 90, शेषफल 90 आ जाएगा। फिर जो शेषफल हमें प्राप्त होगा, इस शेषफल से हम पूर्व भाजक यानी 135 में भाग देंगे और ये प्रक्रिया जब तक जारी रखेंगे जब तक कि शेषफल शून्य ना मिल जाए। तो हमें मिलता है 90, जो शेषफल मिला उससे अब हम 135 में भाग देते हैं, तो भाग देने पर हमें मिलता है 135 बराबर 90 गुणा 1 धन 45। तो अभी शेषफल 45 आया। अब 45 से पूर्व भाजक यानी 90 में भाग देंगे, तो भाग देने पर हमें मिलेगा 90 बराबर 45 गुणा 2 धन 0, यानी शेषफल यहाँ 0 आ जाता है। जहाँ शेषफल 0 आता है तो उसका अंतिम भाजक हमारा HCF होता है। अतः हमारा HCF होगा 135 225 बराबर 45। तो इनका HCF इस तरह हम प्राप्त करेंगे। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q धन 1 या 6q धन 3 या 6q धन 5 के रूप का होता है। तो इसे हल करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारा जो भाजक है वो भाजक 6 है। 6 है भाजक, तो इसके आधार पे यदि हमें शेषफल प्राप्त करना होगा तो शेषफल हमें 0 मिलेगा या 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा या 4 या 5 मिलेगा, क्योंकि भाजक से छोटा शेषफल होता है और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। तो इस तरह हमें ये मिलेंगे, अर्थात हमारी जो संख्याएं प्राप्त होंगी वो ये होंगी 6q या 6q धन 1 या 6q धन 2 या 6q धन 3 या 6q धन 4 या 6q धन 5, ये हमारी संख्याएं होंगी। अब इन संख्याओं में हम ये देख पा रहे हैं कि 6q और 6q धन 2 और 6q धन 4 में 2 से विभाजित हो जाती हैं, अर्थात ये सम संख्याएं होंगी।
लेकिन 6 ³ 3 और 6³ 5 जो है वो 2 से विभाजित नहीं होता है, अतः ये धनात्मक विषम पूर्णांक होंगी। तो यही हमें बताना था कि विषम पूर्णांक इन संख्याओं का वो 6³ या 6³ या 6³ के रूप का होता है, अतः ये सिद्ध हो जाता है। इस तरह हम इनको हल कर सकते हैं। ये आपके अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। ये आपके वार्षिक परीक्षाओं, तिमाही परीक्षाओं या 6 माही परीक्षाओं में उपयोगी हो सकते हैं। धन्यवाद।